कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 3 जिसका नाम है अवयव की विविध प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। प्रश्न में हमको बताया गया है a और b दोनों सममित अवयव हैं और हमको सिद्ध करना है ab माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो प्रश्न में जब हमको बताया है ए और बी सममित अवयव हैं, तब यहां हम लिखेंगे चूंकि ए और बी सममित अवयव हैं, सममित अवयव हैं। और जब ये दोनों सममित अवयव हैं, इसलिए तो जब अवयव एक सममित अवयव है तो इस अवयव का जो परिवर्त होगा वो इस अवयव के स्वयं के बराबर होगा, क्योंकि ये सममित अवयव है तो a का परिवर्त a के बराबर होगा। तथा और अवयव b भी एक सममित अवयव है तो अवयव b का जो परिवर्त होगा वो अवयव b के बराबर होगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और इसको समीकरण नंबर हम 2 डाल देंगे। अब हमको सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो हमको पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि कोई अवयव विषम सममित अवयव कब होता है। अगर किसी अवयव, जैसे हमारे पास एक अवयव है डी, उसका हम परिवर्त ज्ञात करें तो अवयव डी का परिवर्त उस अवयव डी के ऋणात्मक अवयव के बराबर अगर आ जाता है, तभी इस अवयव डी को हम एक विषम सममित अवयव कहते हैं। तो जब हमें इस अवयव को विषम सममित अवयव प्रूफ सिद्ध करना है तो हम इस अवयव का परिवर्त ज्ञात करेंगे। अगर इस अवयव का परिवर्त इस अवयव के ऋणात्मक अवयव के बराबर आ जाता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो हम यहां पर लिखेंगे तब अवयव ए बी माइनस बी ए का हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो कोष्टक लगाकर इसके ऊपर डैश का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि परिवर्त को हम डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब दो अवयव के अंतर का परिवर्त हम ज्ञात कर रहे हैं तो ये परिवर्त का चिन्ह इन दोनों अवयव पर अलग अलग बढ़ जाएगा। तो देखिए ए बी, पहले वाले अवयव ए बी का परिवर्त माइनस दूसरे वाले अवयव बी ए का परिवर्त, डैश लग गया यहां पर। फिर अब देखिए दो अवयव हैं इसमें, ए और बी दोनों के गुणनफल का परिवर्त हमको ज्ञात करना है। तो दो अवयव के गुणनफल का जो परिवर्त रहता है वो उन दोनों, बाद वाला जो अवयव है उसका परिवर्त और पहले वाले अवयव अवयव उसका परिवर्त, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार बी ए का परिवर्त हमको ज्ञात करना है तो दोनों गुणनफल में जो बाद वाला अवयव है उसका परिवर्त पहले लिखेंगे और पहले वाले अवयव का परिवर्त बाद में। ये सूत्र हमने पिछली प्रश्नावली में भी सीखा है कि ए बी का अगर हम परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं तो बी का परिवर्त और अवयव ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होगा ए बी का परिवर्त। तो हम समीकरण 1 व 2 का उपयोग यहां पर करेंगे। ए डैश के स्थान पर ए रखेंगे, बी डैश के स्थान पर बी रखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से, व 2 से मान रखने पर, तो बी डैश के स्थान पर बी आ जाएगा, ए डैश के स्थान पर ए, फिर माइनस का चिन्ह, ए डैश के स्थान पर ए और बी डैश के स्थान पर बी। अब इन दोनों पदों में से हम माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो जब माइनस चिन्ह हम कॉमन लेंगे, यहां पर माइनस चिन्ह जब हम कॉमन लेंगे तो जो हमारा प्लस वाला पद है, ये माइनस वाला पद प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला पद माइनस हो जाएगा। तो प्लस का ए बी बचेगा और माइनस का बी ए। और बाएं पक्ष में हमारा लिखा हुआ था, देखिए ए बी माइनस बी ए का परिवर्त, ए बी माइनस बी ए का डैश। तो इस आव्यूह का हमने परिवर्त ज्ञात किया तो इस आव्यूह का ही ऋणात्मक आव्यूह हमको मिल गया कि जैसे ये यहाँ पूरा आव्यूह क्या है, डी है, तो डी का जो डैश आया है परिवर्त आव्यूह डी का, अगर हम इस कोष्टक में लिखे हुए आव्यूह को डी मान लें तो डी का डैश बराबर आ जाएगा माइनस डी के। तो आव्यूह डी का जो परिवर्त है उसी आव्यूह
डी के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर आ चुका है, इसलिए दिया गया आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। तो ये हो गया है हमारा पहला प्रश्न सिद्ध। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो प्रश्न संख्या 2 में हमको एक आव्यूह दिया गया है बी डैश ए बी। ये आव्यूह एक सममित आव्यूह होता है जब ए एक सममित आव्यूह हो तब, और यही आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होता है जब ए एक विषम सममित आव्यूह हो। तो इस आव्यूह का सममित होना इस आव्यूह ए पर निर्भर कर रहा है, और इसी आव्यूह का विषम सममित होना इस आव्यूह ए पर निर्भर कर रहा है। तो हमें इस प्रश्न में इस आव्यूह को सममित आव्यूह सिद्ध करना है जब ए एक सममित आव्यूह होगा तब, और फिर इसी आव्यूह को हमें एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है जब ए एक विषम सममित आव्यूह हो तब। तो इस प्रश्न में हमें दो भाग में हल करना होगा। पहले भाग में हम इस आव्यूह को सममित आव्यूह सिद्ध करेंगे जब ए एक सममित आव्यूह होगा तब, और इसी आव्यूह को हम एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध करेंगे जब ए एक विषम सममित आव्यूह हो तब। तो पहले भाग में हम पहले भाग में हम इसको मान लेते हैं, माना ए एक सममित आव्यूह है। ए एक सममित आव्यूह है, तो हमने आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह मान लिया है। तब हमको सिद्ध करना है, तब जब ए एक सममित आव्यूह होगा तो ए का परिवर्त उस आव्यूह ए के बराबर होगा, क्योंकि ए का डैश आव्यूह ए के बराबर होगा, क्योंकि ए एक सममित आव्यूह है। और हमको सिद्ध करना है, यहां पर सिद्ध करना है सिद्ध करना है बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। तो भाग नंबर 1 में हम आव्यूह ए को सममित आव्यूह मानकर चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। तो जब ये एक सममित आव्यूह हमको सिद्ध करना है इस आव्यूह को, तो इस आव्यूह का परिवर्त इस आव्यूह के बराबर आना चाहिए, तभी यह सममित आव्यूह सिद्ध होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम, अब जब हम बी डैश ए बी वाला जो आव्यूह है इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस पहले वाले, देखिए ये तीन बी डैश ए और बी, तो पहले दो को एक साथ लिख लें और बाद वाले बी को अलग लिख लें। तो ये जो आ गया है बी डैश ए, और ये जैसे ए और बी दोनों के गुणनफल का परिवर्त हम ज्ञात करते हैं, तो जो बाद वाला आव्यूह रहता है उसका परिवर्त पहले लिखते हैं और जो पहला वाला आव्यूह रहता है उसका परिवर्त बाद में लिखते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहां पर भी करेंगे। तो बाद वाला इन शुरू वाले दो आव्यूह को तो हम एक मान लेंगे और बी को अकेला, तो ये ए और ये बी, तो बाद वाले आव्यूह का परिवर्त पहले आएगा और पहले वाले आव्यूह का परिवर्त बाद में आएगा, बी डैश ए का परिवर्त। अब हम यहां पर देखिए ये बी डैश जैसा था वैसे ही लिख देंगे, और इस बी डैश ए का परिवर्त हमको ज्ञात करना है, तो देखिए जो बाद वाला आव्यूह है उसका परिवर्त पहले आएगा और पहले वाले आव्यूह का परिवर्त बाद में आएगा। अब हम समीकरण 1 का उपयोग यहां पर करेंगे, जैसे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो ए डैश बराबर होता है ए के, तो बी डैश जैसा था वैसे ही रखेंगे, ए डैश के स्थान पर ए आ जाएगा, और किसी आव्यूह के परिवर्त का अगर हम दोबारा से परिवर्त ज्ञात करते हैं तो वह आव्यूह स्वयं हमको प्राप्त हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हम लिख लेंगे, चूंकि
बी डैश का जो परिवर्त होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अगर किसी आव्यूह के परिवर्त का अगर हम परिवर्त ज्ञात करें तो हमको वही आव्यूह दोबारा से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं जो बी डैश ए बी था उसका हमने डैश ज्ञात करा, और डैश ज्ञात करने के बाद हमको बी डैश ए बी ही प्राप्त हो गया। तो जो आव्यूह था, जिस आव्यूह का हमने परिवर्त ज्ञात किया, परिवर्त ज्ञात करने के बाद हमको वही आव्यूह मिल गया। तो हम कह सकते हैं यह एक सममित आव्यूह है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है। ठीक है। अब हम इसके दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरे भाग में हमें इसी आव्यूह को एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है, जब ए एक विषम सममित आव्यूह हो तब। तो हम यहां पर लिखेंगे अब जब भाग नंबर 2। तो भाग 2 में हम आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह मानेंगे। माना ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। तो हम भाग 2 में ए को एक विषम सममित आव्यूह मानेंगे। जब ए एक विषम सममित आव्यूह है तो इस आव्यूह का जो परिवर्त होगा इस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होगा। ए एक विषम सममित आव्यूह है तो ए का डैश बराबर होगा माइनस ए के। इसको हम समीकरण 2 डाल देंगे जैसे। अब हमको सिद्ध करना है, यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ये हमको यहां पर सिद्ध करना है। तो जब इस आव्यूह को एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है तो इस आव्यूह का परिवर्त इस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर आना चाहिए। तो हम अब इस आव्यूह बी डैश ए बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो अब देख सकते हैं, अब पहले वाले दो कोष्टकों को अगर हम एक आव्यूह मान ले और बाद में दो, तो कोष्टक में जैसे ये तीन आव्यूह लिखे हुए थे बी डैश ए और बी, तो शुरू के दो आव्यूह को तो हम ए समझ लें और बाद वाले आव्यूह को बी। तो जब दो आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त हमको ज्ञात करना है तो ये बराबर होगा दूसरे वाले आव्यूह के परिवर्त और पहले वाले आव्यूह बी डैश ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। तो बी डैश जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब यहां पर भी बी डैश और ए के परिवर्त के गुणनफल का परिवर्त हमको ज्ञात करना है। तो गुणनफल में जो बाद वाला ब्रैकेट है उसका परिवर्त पहले आएगा और पहले वाले आव्यूह का परिवर्त बाद में लिखेंगे हम गुणा में। और देखिए अब हम समीकरण 1 2 का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो ए डैश के स्थान पर माइनस ए रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो बी डैश के स्थान पर बी डैश और ए डैश के स्थान पर हम रख देंगे माइनस ए। क्या रख देंगे, माइनस ए। और उसके बाद बी डैश आव्यूह बी के परिवर्त का दोबारा से परिवर्त हमको ज्ञात करना है, तो आव्यूह बी ही हमको मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे चूंकि बी डैश का जो परिवर्त होगा वो आव्यूह बी के बराबर होगा। अब ये माइनस का चिन्ह देखिए, बाहर प्लस होगा अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बी डैश ए बी। आप देख सकते हैं हमने दिए गए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात किया तो यही आव्यूह हमको मिला, पर उसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो इस आव्यूह का परिवर्त जो है इसी आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर आया है। तो अब हम कह सकते हैं अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 2 हो जाती है कंप्लीट। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं।
तो विविध प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 3 है, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए और यदि आव्यूह ए बराबर समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें तीन चर दिए गए हैं, एक्स वाई और जेड। इन तीनों चर का हमको मान ज्ञात करना है और एक आव्यूह ए दिया गया है जो समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो इस प्रश्न में हमको एक आव्यूह दिया गया है ए और एक समीकरण दी गई है ए डैश ए बराबर आई। तो यहां पर हमें ए डैश का मान चाहिए, ए का मान चाहिए और आई का मान चाहिए, तभी तो हम इस समीकरण में रखेंगे। तो ए का मान तो प्रश्न में दे रखा है, उसकी पहली पंक्ति है 0 2 y z, दूसरी पंक्ति है x y माइनस जेड और तीसरी पंक्ति है x माइनस बाई जेड। अब इस आव्यूह ए का हम परिवर्त भी ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि समीकरण में हमें इस आव्यूह ए के परिवर्त का मान भी रखना है। तो जब हम आव्यूह ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो आव्यूह ए की जो पहली पंक्ति के अवयव है वो उसके परिवर्त आव्यूह में पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव 0 2 y z, तो ये पहले 0 2 y और उसके बाद z, तो ये पहले स्तंभ के अवयव बन गए। अब दूसरी पंक्ति जो है x y माइनस जेड, ये दूसरे स्तंभ में आ जाएगी x y माइनस जेड। और तीसरी पंक्ति जो है x माइनस बाई जेड, ये तीसरे स्तंभ में आ जाएगी x माइनस बाई और उसके बाद z। तो ये आ गया आव्यूह ए का परिव्रत। और हमको यहाँ पर आई का भी मान चाहिए। देखिए आई का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। तो जब हमें प्रश्न में ए एक 3 बाई 3 कोटि का आव्यूह दिया गया है तो ये तत्समक आव्यूह भी एक 3 बाई 3 कोटि का ही होगा। इसमें तीन पंक्तियां होंगी तो विकर्ण के अवयव तो रहेंगे तत्समक आव्यूह में एक एक और शेष अवयव रहते हैं इसके 0। तो पहली पंक्ति में 1 0 0, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 फिर 1 फिर 0, तीसरी पंक्ति में 0 0 1। तो ये हो जाएगा तत्समक आव्यूह आई। अब ये सभी तीनों मान हम इस समीकरण में रखेंगे क्योंकि प्रश्न में बताया गया है आव्यूह ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस आव्यूह का परिवर्त और तत्समक आव्यूह इसके स्थान पर हम रख देंगे। तो हमारी समीकरण है ए डैश ए बराबर आई। तो पहले ए डैश है तो ए डैश का मान हम रखेंगे ए डैश। तो ए डैश हमारा कितना आया है 0 x x, पहली पंक्ति है 0 x x, फिर दूसरी पंक्ति है 2 y y माइनस वाई, फिर तीसरी पंक्ति है z माइनस जेड प्लस जेड, z माइनस जेड प्लस जेड। उसके बाद है आव्यूह ए। तो आव्यूह ए डैश के अवयव हमने रख दिए, अब आव्यूह ए के अवयव रखेंगे। आव्यूह ए के अवयव है 0 2 y z, 0 2 y z। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव है x बाई माइनस जेड, x बाई माइनस जेड। तीसरी पंक्ति के अवयव है x माइनस बाई जेड, x माइनस बाई जेड। उसके बाद बराबर का चिन्ह और फिर तत्समक आव्यूह है आई को रख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बाएं पक्ष में हमें दो आव्यूह के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो इनका गुणनफल हमको करना होगा। तो दोनों आव्यूह का जो गुणनफल आएगा वो आ जाएगा, आप देखिए तो जब हम दो आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करते हैं वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये हमने पिछली कक्षा में भी सीखा है, पिछली प्रश्नावली में। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी तो हमें पहली पंक्ति का पहला अवयव ही मिल जाएगा। तो देखिए पहली पंक्ति है ये पहले स्तंभ के अवयव, तो ये पहला पंक्ति का पहला अवयव 0, स्तंभ का पहला अवयव 0, 0 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर x की गुणा x से करेंगे x की घात 2, फिर y की x की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x की घात 2, सबके बीच में प्लस का चिन्ह। अब पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा कर दी है। अब ये
पहली पंक्ति ही दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी, तो हमें पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिल जाएगा। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 0, स्तंभ का पहला अवयव 2y, 2y की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर x की गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का xy। फिर प्लस x की गुणा माइनस xy से करेंगे, माइनस y से करेंगे तो माइनस का xy हमको मिलेगा। अब पहली पंक्ति ने दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा कर ली है। अब ये पहली पंक्ति ही तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 0, स्तंभ का पहला अवयव z, z की गुणा 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। x की गुणा माइनस z से करेंगे तो माइनस का xz, और फिर x की गुणा z से करेंगे तो प्लस का xz आ जाएगा। तो पहली पंक्ति ने दूसरे दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर ली है। अब ये पहली पंक्ति स्तंभ की दूसरी पंक्ति, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ से अब गुणा करेगी। तो अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा होगी। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 2y, स्तंभ का पहला अवयव 0, 2y की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर y की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा xy। फिर माइनस y की गुणा प्लस xy से करेंगे तो प्लस का x, माइनस का xy आएगा। माइनस y है और प्लस का x है तो माइनस का xy आ जाएगा। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 2y की गुणा 2y से करने पर आ जाएगा 4y की घात 2। फिर y की गुणा y से करेंगे तो प्लस y की घात 2 आएगा। फिर माइनस y की गुणा माइनस y से करेंगे तो प्लस 4y की घात 2 आ जाएगा। ये 2y की घात 2, जब y की गुणा y से करेंगे तो y की घात 2 आएगा। अब ये दूसरी ही पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 2y, स्तंभ का पहला अवयव z, 2y की गुणा z से करेंगे तो 2yz हमको मिलेगा। फिर y की गुणा माइनस z से करेंगे तो माइनस का zy, और फिर माइनस y की गुणा प्लस z से करेंगे तो प्लस का zy आ जाएगा। अब इस दूसरी पंक्ति ने दूसरे आव्यूह के तीनों स्तंभ से गुणा कर ली है। तो अब ये अब तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो देखिए दूसरी पंक्ति का यहां पर पहला, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है यहां पर z, z की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर माइनस z की गुणा x से करेंगे तो माइनस का zx, और फिर प्लस z की गुणा प्लस x से करेंगे तो प्लस का zx। फिर दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो z की गुणा 2y से करने पर आ जाएगा 2yz। फिर माइनस z की गुणा y से करेंगे तो माइनस का zy, और फिर प्लस z की गुणा माइनस y से करेंगे तो माइनस का zy हमको मिलेगा। अब ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पहला अवयव z, वहां पर पहला अवयव z, तो z की गुणा z से करने पर आ जाएगा z की घात 2। उसके बाद माइनस z की गुणा माइनस z से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का z की घात 2, और फिर प्लस z की गुणा प्लस z से करेंगे तो z की घात 2 हमको मिलेगा। और बराबर में जो तत्समक आव्यूह रखा है उसके अवयवों को जैसा था वैसे ही हम रख देंगे। अब इनको जोड़ लीजिए। तो x की घात 2, x की घात 2 जुड़कर हो जाएगा 2x की घात 2, प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई यहां पर कट जाएगा, 0 बचेगा। माइनस जेड एक्स से प्लस जेड एक्स कट जाएगा, यहां भी 0 बचेगा। फिर माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कट जाएगा, 0 बचेगा। 4 बाई की 2, बाई की 2 और बाई की 2 ये सब जुड़ जाएंगे, 4 और एक 5 और एक 6, 6 बाई की घात 2। उसके बाद देखिए प्लस, यहां पर ये दूसरी पंक्ति के अवयवों ने जब यहां पर गुणा की थी, अच्छा ये 2 बाई की गुणा जब जेड से हुई थी तो आया था प्लस का 2 बाई जेड, फिर बाई की गुणा माइनस जेड से हुई तो माइनस का जेड बाई,
और फिर जब माइनस बाई की गुणा प्लस जेड से हुई तो यहां पर माइनस का चिन्ह आना है, माइनस का जेड बाई। ये है माइनस जेड बाई। तो प्लस का जेड बाई और एक माइनस जेड बाई जुड़कर हो जाएंगे माइनस के दो जेड बाई, और ये प्लस का जेड बाई, तो ये सब कट जाएंगे एक दूसरे से, तो यहां पर बचेगा जीरो। फिर माइनस जेड एक्स से प्लस जेड एक्स कट जाएगा, जीरो बचेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का जेड बाई माइनस जेड बाई जुड़कर हो जाएंगे माइनस के दो जेड बाई और ये प्लस के दो जेड बाई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी बचेगा जीरो। और जेड की दो जुड़कर हो जाएंगे तीन जेड की घात दो, बराबर में एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक। अब दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों आव्यूह की तुलना हम कर देंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव पहली पंक्ति के पहले अवयव के बराबर होगा, दो एक्स की घात दो के बराबर में आ जाएगा एक, दो एक्स की घात दो के बराबर में आ जाएगा एक। फिर अब देखिए ये जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, तो इनकी तुलना हम जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव छह बाई की दो, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव एक, तो छह बाई की घात दो के बराबर में रखेंगे एक, छह बाई की घात दो बराबर एक। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव तीन जेड की घात दो के बराबर में रखेंगे एक, तीन जेड की घात दो के बराबर में रखेंगे एक। अब इन तीनों समीकरण को हल करेंगे तो दो इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। अब वर्ग का चिन्ह जब दूसरे पक्ष में जाता है बन जाता है वर्गमूल, तो एक बटा दो और वर्गमूल से दो मान हमको प्राप्त होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस एक का वर्गमूल एक और दो का वर्गमूल, एक पूर्ण संख्या होगी नहीं तो इसे हम दो वर्गमूल दो ही लिखा रहने देंगे, तो ये हमारा x का मान आ गया है। और ये छह इधर गुणा में दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो एक बटा छह, वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल का चिन्ह बनेगा एक बटा छह और उसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह। अब एक का वर्गमूल एक होगा, रूट छह वर्गमूल के अंदर, छह को वर्गमूल के अंदर जैसा था वैसे ही लिख देंगे, और इसके आगे भी प्लस माइनस का चिन्ह, क्योंकि वर्गमूल से दो मान प्राप्त होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखिए तीन जेड की घात दो के गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो एक बटा तीन, वर्ग दूसरे पक्ष में जाकर बन जाएगा वर्गमूल, तो एक का वर्गमूल होता है एक और तीन वर्गमूल के अंदर जैसा था वैसे ही रहेगा, और प्लस माइनस का चिन्ह। तो जेड का मान आ गया है प्लस एक बटा रूट तीन। तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या तीन कंप्लीट हो चुकी है। अब विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या चार आपके सामने है। प्रश्न संख्या चार है x के किस मान के लिए, देखिए यहां पर एक पंक्ति आव्यूह दिया गया है, फिर तीन बाई तीन कोटि का आव्यूह है और फिर एक स्तंभ आव्यूह है, बराबर में एक शून्य आव्यूह है। तो यहाँ पर इस स्तंभ वाले आव्यूह में एक अवयव x दिया गया है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है जिससे इन तीनों आव्यूह का गुणनफल एक शून्य आव्यूह आ जाए। प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि x के किस मान के लिए, यहाँ पर एक अवयव है नहीं x, इस x के स्थान पर कौन सा मान हम रखें जिससे इन तीनों आव्यूह का गुणनफल एक शून्य आव्यूह के बराबर आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला आव्यूह है, जब हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, पहले आव्यूह की जो कोटि है, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या एक है और स्तंभों की संख्या एक दो तीन, तीन स्तंभ है, तो एक गुणा तीन कोटि का आव्यूह ये है। बीच वाला जो आव्यूह इसमें तीन पंक्ति है और तीन ही स्तंभ है, इसकी कोटि तीन गुणा तीन। और जो तीसरा आव्यूह है इसमें पंक्तियों की संख्या एक दो तीन, तीन पंक्ति है और स्तंभ केवल एक है ऊपर से नीचे की ओर। तो जब हम शुरू के दो आव्यूह का गुणनफल करेंगे तो पहले आव्यूह की ये स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर है तो हम इनकी गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर बराबर है। और जो उत्तर हमको मिलेगा उसकी कोटि रहेगी, देखिए पहले आव्यूह से पंक्ति की संख्या, दूसरे आव्यूह से स्तंभ की संख्या, तो एक गुणा तीन कोटि का हमको एक आव्यूह यहाँ पर इन दोनों के गुणनफल में मिलेगा, जिसमें एक पंक्ति होगी और तीन स्तंभ होंगे।
अब देखिए पहली पंक्ति, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है इसमें, तो ये एक पंक्ति स्तंभ के दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो करते हैं इसकी गुणा। पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी, तो पहला अवयव एक और स्तंभ का पहला अवयव एक। एक की गुणा एक से करेंगे आ जाएगा एक, फिर दो की गुणा दो से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का चार, फिर एक की गुणा एक से करेंगे तो आ जाएगा प्लस एक। तो पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा की। अब ये पहली पंक्ति ही दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो अवयव पंक्ति का पहला अवयव एक, स्तंभ का पहला अवयव दो। एक की गुणा दो से करेंगे तो आ जाएगा दो, फिर दो की गुणा जीरो से करेंगे तो आएगा जीरो, और फिर एक की गुणा जीरो से करेंगे तब भी आएगा जीरो। अब पहली पंक्ति ने दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा कर ली है। अब ये पहली पंक्ति ही तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो एक की गुणा जीरो से करने पर जीरो आएगा, फिर दो की गुणा एक से करने पर आ जाएगा दो, और एक की गुणा दो से करेंगे तब भी आएगा दो। और फिर उसके बाद ये पहले आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति थी, तो उस पंक्ति ने तीनों स्तंभों के अवयवों से गुणा कर ली है, तो दो आव्यूह का गुणनफल ये एक आव्यूह आएगा। और तीसरा जो आव्यूह था उसको हम जैसा था वैसे ही लिख देंगे, 0 2 x बराबर में एक शून्य आव्यूह। अब इस आव्यूह को हल कर लेते हैं। 4 1 5 और 1 6, दो में जीरो जोड़ेंगे दो आ जाएगा, दो और दो जुड़कर हो जाएंगे चार। के बाद जो दूसरा आव्यूह है उसको जैसा था वैसे ही हम लिख लेंगे। बराबर में एक शून्य आव्यूह है तो बराबर में जीरो रखेंगे। अब देखिए ये पहला आव्यूह जो है एक इस पंक्ति पंक्ति आव्यूह है, दूसरा आव्यूह एक कोटि आव्यूह है। तो पहले आव्यूह की कोटि यहाँ पर एक पंक्ति तीन स्तंभ है, दूसरे आव्यूह में तीन पंक्ति है एक स्तंभ है। तो देखिए पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो दोनों का गुणनफल संभव है। और गुणनफल की जो कोटि होगी, पहले आव्यूह से पंक्ति की संख्या लेंगे, दूसरे आव्यूह से स्तंभ की संख्या, तो एक गुणा एक जो इन दोनों आव्यूह का गुणनफल आएगा उसकी कोटि होगी यहाँ पर। तो करते हैं अब गुणा। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी, तो 6 की गुणा जीरो से करने पर आएगा जीरो, दो की गुणा दो से कर देंगे तो आ जाएगा चार, और चार की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 4x, बराबर में एक शून्य आव्यूह है। अब इनको हम जोड़ लेंगे। अब देखिए 4x में चार तो जुड़ेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 4x प्लस चार, और बराबर में शून्य आव्यूह का अवयव भी होगा, एक ही अवयव होगा उसमें, बराबर में जीरो। अब चार जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो 4x प्लस चार बराबर में आएगा जीरो, और ये प्लस का चार दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस चार बन जाएगा। ये चार गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो चार से जब हम माइनस चार को भाग करेंगे तो आएगा माइनस का एक। तो ये आ गया है x का मान, जिसके लिए इन तीनों आव्यूह का गुणनफल होगा एक शून्य आव्यूह। कैसा आव्यूह होगा? एक शून्य आव्यूह। जब x के स्थान पर हम माइनस एक रखेंगे तो इन तीनों आव्यूह का गुणनफल आ जाएगा एक शून्य आव्यूह। तो ये हो गया है हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट। अब देखिए विविध प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हमको एक आव्यूह दिया गया है। यदि a बराबर एक आव्यूह है 2x2 कोटि का, इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है, हो तो सिद्ध कीजिए कि a का वर्ग माइनस 5a प्लस 7i बराबर शून्य आव्यूह है। तो हमको यहां पर सिद्ध करना है, इस समीकरण को सिद्ध करना है कि बाएं पक्ष का हल दाहिने पक्ष के बराबर होगा एक शून्य आव्यूह। तो बाएं पक्ष में हमें a की घात 2 का मान रखना है, दूसरा पद है माइनस 5a हमको ज्ञात करना है, फिर 7i। ये तीनों पद पहले हम ज्ञात कर लेंगे, फिर तीनों पद के मान इस समीकरण में रख देंगे, बाएं पक्ष को हल करेंगे, दाहिने पक्ष के बराबर उत्तर आ जाएगा। तो पहले हमें a की घात 2 पहला वाला पद ज्ञात करना है। a की घात 2 को हम लिख सकते हैं a गुणा a। तो जब आव्यूह a की गुणा आव्यूह a से करेंगे तब हमें a की घात 2 वाला आव्यूह मिल जाएगा। तो रखिए आव्यूह a के अवयव कौन से हैं? 3 1 माइनस 1 2। फिर गुणा के बाद भी आव्यूह a के ही अवयव हमको रखने हैं, 3 1 माइनस 1 2। अब दोनों आव्यूह का हम गुणनफल करते हैं। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा
करेगी। तो 3 की गुणा 3 से करने पर 9 आएगा, 1 की गुणा -1 से करेंगे माइनस का 1। अब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी, तो 3 की गुणा 1 से करने पर 3 आएगा, और फिर 1 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी, तो -1 की गुणा 3 से करने पर -3, फिर 2 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2। फिर ये पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति ही दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी, तो -1 की गुणा +1 से करने पर -1 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 में से 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, 3 और 2 हो जाएंगे 5, -2 -3 हो जाएंगे जुड़कर -5, और 4 में जब हम -1 जोड़ेंगे तो बचेगा +3। तो ये आ गया है ए की घात 2 वाला आव्यूह। अब हम दूसरा पद यहां पर ज्ञात कर लेंगे। दूसरा पद है, ये दूसरा पद है हमारा -5a। ये दूसरा पद है, तो -5 जैसा था बाहर पहले वैसे ही रखेंगे, a का मान रखते हैं अब 3 1 -1 2। तो जब -5 इस आव्यूह के अंदर गुणा करेगा, तो इस -5 की आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो -5 की गुणा 3 से करेंगे -15, फिर -5 की गुणा 1 से करेंगे तो -5, फिर -5 की गुणा -1 से करेंगे तो +5, और -5 की गुणा 2 से करेंगे तो -10 हमको मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा पद है 7i। तो 7 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। i एक तत्समक आव्यूह को प्रदर्शित करता है, तो जब आव्यूह a एक 2 बाई 2 कोटि का आव्यूह है, तो तत्समक आव्यूह भी 2 बाई 2 कोटि का ही होगा, 1 0 0 1। तो 7 से जब इस तत्समक आव्यूह के अवयवों को गुणा करेंगे, तो सातिकन 7, फिर 0 0 और सातिकन 7। तो तीनों पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इस समीकरण में ये तीनों मान हम रख देंगे। समीकरण है हमारी a की घात 2 -5a प्लस आई बराबर एक शून्य आव्यूह हमको लेकर आना है। तो जब बाएं पक्ष को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए a की घात 2, और दूसरे वाले पद के बाहर हम प्लस का चिन्ह और कोष्टक में -5 है अगर लिख दें, तो इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम कोष्टक खोलेंगे प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। तो पहला पद a की घात 2 जो है उसका मान रखेंगे। a की घात 2 का मान आया था 8 5 -5 3, 8 5 -5 3। उसके बाद प्लस का चिन्ह, और फिर -5a वाला जो पद है उसका मान रखेंगे। -15 -5, देखिए अगला अवयव है -15 -5, फिर है 5 -10, फिर प्लस का चिन्ह, और उसके बाद है 7i है ये समीकरण जो है हमारी, वो है 7i बराबर 0। 7i बराबर 0। तो 7i जो है हमारा तीसरा पद, उसका मान अभी हमने ज्ञात किया था 7007। 7007 तो बराबर में है शून्य आव्यूह हमको लेकर आना है। तो अब देखिए जब तीनों आव्यूह को हम जोड़ेंगे, तीनों पदों में लिखे हुए आव्यूह को जब हम जोड़ेंगे, 8 में जुड़ेगा माइनस का 15, और फिर है प्लस का 7। फिर दूसरा भी, अब पहली पंक्ति का 5 -5, 5 -5, और उधर है 0। फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -5, यहाँ पर प्लस का 5, और तीसरे अवयव में है 0। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव पहले अवयव में 3, दूसरे अवयव में -10, और फिर है प्लस का 7, बराबर में एक शून्य अवयव हमारा चल रहा है। देखिए 8 और 7 जुड़कर 15 होंगे, और 15 में से -15 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। +5 से -5 कट जाएंगे, यहाँ भी 0। +5 से -5 कट जाएगा 0। 7 और 3 जोड़कर 10 हो जाएंगे, 10 में से 10 घटाएंगे 0, बराबर में एक शून्य आव्यूह है दाहिने पक्ष में। अब देखिए ये बाएं पक्ष में भी एक शून्य आव्यूह आ गया है, तो 0 बराबर 0। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि LHS बराबर RHS। तो हमारा प्रश्न हो गया है कंप्लीट। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हमने ला दिया है। तो अब देखते हैं
प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 में हमें एक आव्यूह दिया गया है, पंक्ति आव्यूह, फिर उसके बाद 3x3 कोटि का आव्यूह, फिर है एक स्तंभ आव्यूह और बराबर में एक शून्य आव्यूह हमको दिया गया है। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। इन तीनों आव्यूह में जो तीसरा वाला जो आव्यूह है उसका पहला अवयव x दिया गया है। तो इस x के किस मान के लिए इन तीनों आव्यूह का गुणनफल एक शून्य आव्यूह होगा, ये हमको बताना है। तो अब देखिए, पहले आव्यूह की जो कोटि है, पहले आव्यूह की कोटि पहली एक ही पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है, बाएं से दाएं एक पंक्ति है, ऊपर से नीचे 3 स्तंभ है। दूसरा आव्यूह 3x3 कोटि का है और तीसरा आव्यूह में केवल पंक्ति तो यहाँ पर 3 है और स्तंभ केवल 1 है। तो पहले दो आव्यूह का गुणनफल हम करेंगे। तो देखिए, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या बराबर है, तो दोनों का गुणनफल हो सकता है। और जो गुणनफल आएगा दोनों आव्यूह का, उसकी कोटि रहेगी 1x3। तो 1x3 यानी कि एक पंक्ति होगी उसमें और एक ही 3 स्तंभ होंगे। ये हो जाएगा 1x3 कोटि का आव्यूह। और तीसरा वाला जो आव्यूह है x 4 1 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, बराबर में शून्य। अब ये पहला आव्यूह जो है, देखिए पहली पंक्ति का पहला आव्यूह पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेगा, तो x की गुणा 1 से होगी तो x आएगा। फिर -5 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -1 की गुणा +2 से करेंगे तो -2। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव मिल गया। उसके बाद पहली पंक्ति ही दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी, तो x की गुणा 0 से करने पर 0 आएगा। -5 की गुणा 2 +2 से करेंगे तो -10। फिर -1 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये पहली पंक्ति ही तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी, x की गुणा 2 से होने पर आ जाएगा 2x। फिर -5 की गुणा +1 से करेंगे तो -5 और फिर -1 की गुणा +3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए, इसको जोड़ घटाकर लिख लेते हैं। x में 2 घटेगा नहीं तो x - 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। 0 में से 10 घटाएंगे तो -10 और फिर ये 2x -5 -3 हो जाएंगे -8। फिर तीसरा जो आव्यूह था हमारा x 4 1, इसके स्तंभ के अवयव हैं, ये जैसा था वैसे ही लिखेंगे, बराबर में एक शून्य आव्यूह। तो देखिए, पहले आव्यूह की कोटि है 1x3, दूसरे आव्यूह की कोटि है 3x1। तो दोनों की जब हम दोनों आव्यूह की गुणा करेंगे तो दोनों आव्यूह का जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि रहेगी पहले आव्यूह की तो स्तंभों की पंक्तियों की संख्या इसमें 1 है, तो गुणनफल में पंक्ति रहेगी 1। और दूसरे आव्यूह में स्तंभ कितने हैं, 1 है, तो स्तंभों की संख्या भी 1 रहेगी। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयवों से ही गुणा करेगी, तो x - 2 की गुणा होगी x से। तो x की गुणा होगी x - 2 से। फिर उसके बाद -10 की गुणा होगी 4 से, तो -40। उसके बाद 2x - 8 की गुणा होगी 1 से, प्लस के 1 से, तो +1 की गुणा होगी 2x - 8 से। कोष्टक बंद और फिर आ जाएगा एक शून्य आव्यूह। अब देखिए, दोनों आव्यूह, इधर भी एक अवयव है, शून्य आव्यूह भी 1/1 कोटि का होगा, तो 0 के बराबर 0 रख देंगे। x की गुणा x से करेंगे x की घात 2, फिर x की गुणा 2 से करने पर 2x, फिर -40, फिर 1 की गुणा 2x से करेंगे तो आ जाएगा 2x और 1 की गुणा -8 से करने पर -8 बराबर में 0। -2x से +2x कट जाएगा, x की घात 2, -40 और -8, तो माइनस के हो जाएंगे 48 बराबर में 0। 48 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 48 हो जाएगा, वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा वर्गमूल 48। अब देखिए, इस वर्गमूल 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 16 48, क्योंकि 16 का वर्गमूल हमको पता है, 16 का वर्गमूल 4 और 3 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। और जब वर्गमूल में से मान निकलता है एक प्लस का और एक माइनस का, तो x का मान आ गया है प्लस के 4/√3 या माइनस के 4/√3। तो यहाँ पर आपकी प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। और इस क्लास में हम प्रश्न संख्या 6 तक के ही प्रश्नों को हल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम
एक्सेस विविध प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे और आज की क्लास की जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप इनको डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। ये फाइल आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में मिलेगी। इसको डाउनलोड करके आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।